Hello friends, in continuation with the polluting factors and pollution discussion on pollution, we have discussed air pollution, water pollution as well as food pollution. Now in this lecture we will be discussing land pollution and soil pollution as a part of the polluting factors that would affect our health adversely. So इसमें हम जो भी सॉइल कंटेमिनेशन या सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज हैं उनको स्टडी करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सॉइल पोल्यूशन के अंदर जो एड अप हो रहा है, या हम कहें कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है, या एग्रीकल्चर सोर्सेज से जो आ रहा है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो आ रहा है, ये सारे के सारे वेस्ट जब एड ऑन होते हैं इनटू द सॉइल और लैंड, तो वो हमारी हेल्थ को कैसे खराब कर सकते हैं और हमारे को कौन कौन सी कैसी कैसी बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक इन सब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम प्रॉपरली उसको किसी किसी तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस हैव ए नॉलेज ऑन ऑल दिस एंड स्टार्टिंग विद सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन इन दिस लेक्चर। So now coming on to the biological, chemical and physical polluting agents in land, soil, resources on human health. Due to static nature of land, the pollution caused on land is much more harmful. It takes longer time to replenish and may stay at a location for many years. तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? जो लैंड है जो वो कहीं मूव तो कर नहीं रही है, और सॉइल जो है उसकी डेप्थ स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ काफी अंदर डेप्थ तक ज्यादा होती है, और जिसके अंदर हमारी प्लांटेशंस ग्रो करती हैं और उनकी रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं इनटू द सॉइल, और वहीं से उन्होंने अपनी पानी की एब्जॉर्प्शन करनी है, और न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई होने हैं सॉइल के थ्रू उनको भी वहीं रूट्स से ही उन्होंने एब्जॉर्ब करना है। तो मोर और लेस जो रूट्स हैं वो सॉइल को एक ही जगह पे होल्ड करके रखती हैं, और इसी वजह से प्लस उसकी सॉइल की खुद की डेप्थ इतनी ज्यादा है, वो कहीं इधर से उधर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव नहीं कर रही हैं, वो स्टैटिक हैं एक ही जगह पे, और वो बहुत सालों तक एक ही जगह पे रहती हैं। हालांकि सॉइल इरोजन इज ऑल्सो वेरी कॉमन फिनोमिनन, लेकिन सॉइल इरोजन सरफेस ऑफ अर्थ से ज्यादा होती है, नॉट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सॉइल। तो इसीलिए जब कोई पोल्यूटिंग एजेंट उसके अंदर ऐड हो जाता है सॉइल के अंदर या लैंड के अंदर, तो वो उसको जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उनकी सॉइल की वो भी खराब हो जाती हैं, और उनको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए क्योंकि वो स्टैटिक नेचर की हैं, लैंड एंड सॉइल दे आर स्टैटिक इन नेचर। Then solid waste. Solid waste is a major problem in urban areas, more so as the population is constantly rising. The domestic, agricultural, and industrial sources, together with e-waste, hospital waste, radioactive waste, adds to the woes of land pollution. तो लैंड पोल्यूशन मीन्स कि जो सॉलिड वेस्ट है लैंड के अंदर वो सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में हमें खराब कर रहे हैं, वो मेजर प्रॉब्लम बन चुके हैं। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट में कॉमनली जैसे पेट बॉटल्स हैं या पेट जार्स हैं, उनकी डिस्पोजेबल उनकी जो इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा सॉइल को इरोड कर खराब करती है, पोल्यूट करती है। और अगर सॉइल के अंदर कोई प्लास्टिक मटेरियल्स ऐसे जमे रहें तो वो ढेरों सालों साल उधर जमा ही रहता है उनका, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नेचर तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो डिग्रेड नहीं करते हैं और सॉइल पोल्यूशन को एड अप करते हैं। देन एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल सोर्सेज जो वेस्ट आते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, हमने जैसे बात की भी पिछले लेक्चर में, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट भी सॉइल के अंदर बहुत सालों साल रहते हैं, और सॉइल के अंदर उनका इफेक्ट देखा जा सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर रहते हैं और वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है सॉइल से, वो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं उनकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम कर देती है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कोई रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, वो जो नॉन रेडियो एक्टिव में कहें कि हैवी मेटल्स हो सकते हैं, वो सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो भी अगर सॉइल के अंदर ऐड हो जाते हैं तो दे आल्सो काउंट फॉर सॉइल पोल्यूशन। ई वेस्ट हैं, जैसे आजकल ई वेस्ट मतलब जैसे कंप्यूटर है या इसकी एसेसरीज हैं, उनका वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करना,
तो वो भी लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन को ऐड करता है। हॉस्पिटल वेस्ट है, वैसे बायो वेस्ट चल रहा है आजकल के उसका जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए हॉस्पिटल वेस्ट का थ्रू थ्रू बायो वेस्ट इंडस्ट्री है, बायो वेस्ट की उसके थ्रू होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो इनअप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल है वो सॉइल पोल्यूशन के लिए काउंट करता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, कहीं से भी रेडियो एक्टिव वेस्ट आए तो, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज है या इवन एग्रीकल्चरल से भी रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐड होता है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा लैंड और सॉइल को खराब करता है। Then different types of wastes impact physical, mental and social health, such as biological agents which pollute water and food and cause alimentary canal infections like cholera, typhoid, dysentery, infective hepatitis, polio, ascariasis and hookworm diseases etc. तो जो अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी फिजिकल, मेंटल या सोशल हेल्थ पे असर करते हैं, और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो पानी को और फूड को हमारे पोल्यूट करते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो फूड पाइप्स हैं और फूड पाइप की जो इन्फेक्शंस हैं जैसे कॉलरा हुआ, टाइफाइड, डाइसेंट्री, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, पोलियो, एस्केरियासिस एंड हुकवर्म डिजीजेस, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। मॉस्किटोज, मच्छरों की वजह से क्या ट्रांसमिट होता है, दे ट्रांसमिट इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड फाइलेरिया। तो मॉस्किटोज को पलने बढ़ने का मौका कहाँ मिलता है, जहाँ गंदा पानी, स्वच्छ पानी ना हो, पॉन्ड्स के ऊपर वो तैरते रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। कॉमन हाउस फ्लाइज ट्रांसमिट इन्फेक्शंस, जो मक्खियां हैं वो भी इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करते हैं। डस्ट है, जो डस्ट में हार्बर ट्यूबरकल बिसिलाई एंड अदर जर्म्स, तो जो डस्ट के अंदर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या जिनमें से ट्यूबरकल बिसिलाई एक तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, और ऐसी हवा, अगर हवा हम इनहेल करते हैं तो वो हमें बीमारियां प्रोड्यूस करती हैं। तो इसीलिए जो सॉइल है, सॉइल के अंदर से भी वो हमारे अंदर आ सकते हैं, और जो हवा, पानी, फूड, वो जैसे हमने बात की भी इसके बारे में, तो वो सब हमें बीमारियां बीमारियां का सोर्स बनते हैं। Friends, what are the major types of land pollution? Land pollution can be classified into different types based on the source of pollutants. It can be industrial and urban waste, agricultural waste, radioactive waste, and biological waste. Now we'll be talking about all these factors one by one. The first type of land pollution is industrial and urban waste. तो जो इंडस्ट्री और अर्बन वेस्ट के कारण सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन हो रहा है, उन वो कैसे सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ऐसा जानते हैं। All kind of industries, be it small scale or large scale, are responsible for industrial waste. Though most polluting are iron and steel, coal metal mines and metal processing industries. तो वैसे तो जो सारी इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट तो निकलना ही है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल तक हमारे लैंड और सॉइल को पोल्यूट कर देती हैं। हालांकि इनमें से जो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग यूनिट्स होते हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, कोल मेटल माइंस हैं या मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये रहती हैं, क्योंकि इनके जो सबसे ज्यादा छोटे छोटे पीसीज, फाइलिंग्स जिनको बोलते हैं, आयरन फाइलिंग्स या स्टील फाइलिंग्स, वो इतने छोटे रहते हैं, और जो मैग्नेटिक हैं उनको तो वो सेपरेट आउट करके प्रॉपर डिस्पोजल में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं, दो दे गेट डीपली बरीड इनटू द सॉइल, और वो सॉइल पोल्यूशन को काफी ज्यादा काउंट करते हैं। Then the industrial waste is quite harmful as it may be toxic in nature, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें से ऐसी चीजें आती हैं जो सभी के लिए कंज्यूमेबल नहीं होती, और वेस्ट तो वैसे भी ऑलमोस्ट किसी के लिए भी कंज्यूमेबल नहीं रहता है। तो जो वेस्ट है इसलिए दैट इज क्वाइट हार्मफुल, क्योंकि वो टॉक्सिक रहता है नेचर में, और वो टॉक्सिसिटी पॉइजनस नेचर होने के कारण हमारी हेल्थ को बहुत खराब कर सकती है। Since industrial areas are also urban areas, waste from household is disposed of in large quantities that are dumped on landfill sites. These sites are breeding grounds for various vector-borne and infectious diseases. जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो अर्बन एरियाज हैं, इसलिए हम यही कहते हैं कि जो अर्बन एरियाज में पॉल्यूशन हैं वो
हायर लेवल की रहती हैं देन फ्रॉम रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कुछ प्लांटेशंस भी ज्यादा रहती हैं, इसलिए एयर पोल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि एयर पोल्यूशन कम होता है वहां पे। लेकिन अर्बन एरियाज, क्योंकि काफी टॉल बिल्डिंग्स भी रहती हैं और कंक्रीट बिल्डिंग्स रहती हैं उनमें, तो वहां पे ग्रीनरी और वेजिटेशंस कम होती हैं, इसलिए एयर की प्योरिफिकेशन कम हो पाती है। और इसी तरह से जो सॉइल इरोजन है वो भी, अगर प्लांटेशन कम हो, ट्रीज कम हो, तो वो ज्यादा रहती है। तो सॉइल इरोजन इटसेल्फ जो है वो भी पोल्यूशन को अकाउंट फॉर करती है। नाउ इंडस्ट्रियल एरियाज की, क्योंकि वो अर्बन एरियाज हैं इसलिए वैसे भी पोल्यूशन ज्यादा होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं, तो वो अर्बन पोल्यूशन को ज्यादा अकाउंट फॉर करते हैं। इसके अलावा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हाउस होल्ड वेस्ट का डिस्पोजल है, वो इतनी लार्ज क्वांटिटीज में रहता है कि वो किसी भी खाली जगह पे देख के लैंडफिल साइट्स के अंदर वो जमा कर दिया जाता है। जैसे लोकेलिटी टू लोकेलिटी, बड़े शहर हों तो किसी भी लोकेलिटी के आसपास जहाँ पे खाली जगह मिलती है तो वहाँ पे जगह बना दी जाती है कि वो लोकल एरियाज के वहाँ वहाँ डिस्पोज करते कर देते हैं सारे के सारे वेस्ट, इंक्लूडिंग देयर किचन वेस्ट एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इन वेस्ट को जब वो लैंडफिल साइट्स के ऊपर जमा कर देते हैं, वो ढेर लगा रहता है काफी काफी टाइम पे, तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेस की ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, वहां पे वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं। तो इतने ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां वो ग्रो अप कर जाते हैं कि वो फाउल स्मेलिंग भी एक कॉज बन जाता है, प्लस बीमारियां जो है फैलाना, वो एक कॉमन साइट बन जाती है जहां से बीमारियां काफी ज्यादा हद तक फैल सकती हैं। देन वी कम ऑन टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या रहता है? दो एग्रीकल्चर सीम्स टू बी ए क्लीनर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स ए मिथ। वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान, जैसे किसान है वो हमारी सेवा करते हैं, और बहुत ज्यादा एक जो एग्रीकल्चर है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए क्लीनर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बहुत साफ सुथरी है उसमें। जो दिन में है किसान अपने खेतों में जाके अच्छी फसल उगाता है, और सीजन वाइज हमें अच्छी अच्छी फसलें उगा के देते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा ये आसान काम नहीं है। तो इकोनॉमिकली जो पेजेंट्स हैं पहले ही काफी वीक हैं, और एग्रीकल्चर जो है बहुत फायदा का सौदा नहीं है। टू इंक्रीज द food production for rising population, modernization of agriculture was introduced, but nothing comes without a cost। इसका कहने का मतलब ये है कि जब फूड प्रोडक्शन को फूड की डिमांड बढ़ी, जब राइजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ फूड की डिमांड बढ़ती है, तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन भी साथ साथ टाइम के साथ इंट्रोड्यूस करते करते की जाती है। लेकिन उसकी भी हमें महंगा प्राइस देना पड़ा। वो कैसे? वो इस तरह से कि जैसे पुराने जमाने में तो हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं ज्यादा डालते थे, और ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी। और जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां और कमजोरियां फैलती हैं, आज जो फैल रही हैं वो पहले कम रहती थी, क्योंकि वो चीजें हम कम ऐड करते थे। और इन साफ सुथरी सब्जी, क्लीनर्स क्रॉप्स जो होती थी, वो इस वजह से बीमारियों के कारण नहीं बनती थी। The fertilizers, pesticides, and farming practices cause soil pollution that affects the productivity of soil for long term। तो जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो आजकल चल पड़ी हैं, इनके कारण सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है, और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट होती है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कि फर्टिलाइजर्स स्पेशली नाइट्रेट्स when repeatedly used are washed to द वाटर सिस्टम, कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर। तो जो फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो जब जैसे नाइट्रेट्स हैं, स्पेशली नाइट्रेट्स जो बार बार यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से जो पानी, जैसे बारिश पड़ती है और हमने फर्टिलाइजर नाइट्रेट्स डाले हुए सॉइल के अंदर, तो वो पानी के साथ बह जाते हैं इनटू द वाटर सिस्टम, और वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, जो कि अलग बीमारियों का कॉज बनते हैं। देन एग्रीकल्चरल वेस्ट में ही नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स लाइक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स
एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स टू आर वेरी हार्मफुल। जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम एज पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स भी हम पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। The traces of pesticides are detected to enter into the crops as well. For example, linden has been detected in carrots. तो ये पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, क्रॉप्स के ऊपर भी डालते हैं और सॉइल के अंदर भी ऐड किए जाते हैं। और लेकिन सिर्फ सॉइल पोल्यूशन तो एक साइड पे है, इनकी कुछ ना कुछ मात्रा हमारी क्रॉप्स के अंदर भी वी हैव फाउंड कि वो जो ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स के अंदर भी चले जाते हैं, वो क्रॉप्स हमारी कंजम्पशन के लिए हैं और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। जैसे कि हमने देखा हुआ कि लिंडेन एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कैरेट्स में पाया गया है। तो वही कैरेट्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ऐसे पेस्टिसाइड्स हमें सेहत काफी खराब करने के काबिल रहते हैं वो। तो उनमें जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स काफी कॉमनली यूज होते हैं। फिर सॉइल कंडीशनर्स एंड फ्यूमिगेंट्स सच एज मर्करी, आर्सेनिक एंड लेड कंपाउंड्स स्टे इन सॉइल परमानेंटली एंड एंटर द क्रॉप्स causing a major health hazards। इसी तरह से सॉइल कंडीशनर्स और फ्यूमिगेंट्स हैं जैसे कि मर्करी है, आर्सेनिक है, लेड कंपाउंड्स हैं। ये चीजें जब हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो दे रिमेन इन द सॉइल परमानेंटली, कभी खत्म ही नहीं होते, इनकी इतनी ज्यादा लाइफ रहती है। और ये सॉइल के अंदर से क्रॉप्स में भी एंटर कर जाते हैं जो कि हमारे लिए एक हेल्थ हैजर्ड बन जाते हैं। द अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कैटल फार्मिंग, पोल्ट्रीज आर नॉट डिवॉइड ऑफ जनरेटिंग लैंड पोल्यूशन। जैसे इनके साथ मिलती जुलती एक्टिविटीज हैं, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री है, वो भी लैंड पोल्यूशन करने में काफी ज्यादा अकाउंट फॉर करती हैं। जनरली द वेस्ट इज नॉट सुटेबली डम्प्ड दैट कॉजेज नुइसेंस ऑफ स्मेल एंड साइट इन एडिशन टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर यही वेस्ट प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल में नहीं किया जाता, डिस्पोजल इनका, तो जैसे हमने लैंडफिल साइट्स में पीछे देखा कि वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है सारा वेस्ट, तो वो ना केवल स्मेल की नुइसेंस बन जाता है या देखने में भी वो बहुत बहुत गंदा लगता है, प्लस उसके आसपास लोग कोई रहना नहीं चाहते क्योंकि स्मेल नहीं अच्छी, उनका जो साइट है वो नहीं अच्छी लगती, और उसके आसपास की जगह की कीमतें इसलिए भी बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ ये गंदगी का ढेर लगा रहता है। तो ये भी हेल्थ हैजर्ड के अलावा एक ये भी प्रॉब्लम्स एड एड ऑन होती हैं इनके अलावा। तो फिर आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर। द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जो ज्यादातर रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, या तो लेबोरेटरीज जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं, या इंडस्ट्रीज से कुछ रेडियो एक्टिव के लिए वहां भी यूजेज हो रहा है, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ये सब चीजें जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं। विद राइजिंग पावर डिमांड, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज ऑन कांस्टेंट राइज दैट impedes द एनवायरमेंटल हेल्थ। तो जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है विद राइजिंग पॉपुलेशन एज वेल एज विद राइजिंग नंबर ऑफ गैजेट्स दीज डेज, तो उन सबको इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक डिमांड, पावर डिमांड जो है वो हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। सरकारें जगह जगह न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रही हैं ताकि पावर की और एक्सेस प्रोडक्शन की जा सके। तो लेकिन इन सब से हो क्या रहा है, एनवायरमेंटल हेल्थ इंपीड हो रही है। जो एनवायरमेंट में के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट जा रहा है उससे एनवायरमेंट क्लीन नहीं रह पा रहा। दिस वेस्ट इज सेफली डंप्ड ऑन ओशंस और ऑन लैंड, but since the effect of radioactive substance is long lasting, they are potential health hazards, especially for scientists। तो जो साइंटिस्ट्स हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक हेल्थ हैजर्ड बन ही जाता है, लेकिन इसका जब डिस्पोजेबल इनटू द ओशन होता है या लैंड के ऊपर होता है, वो ठीक से भी डिस्पोज ऑफ कर दें तब भी वो ओशन के अंदर या लैंड के अंदर इस रेडियो एक्टिव चीजों की इतनी ज्यादा लाइफ, लंबी लाइफ होती है कि ये सालों साल लगातार उसके अंदर रहते हैं। तो उसके अंदर जो ओशन के अंदर जैसे रहे, तो जो जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हुई। तो सॉरी, एक्वेटिक लाइफ के अंदर जैसे फिश है, वो अगर इफेक्ट होती हैं, अगर हम उनको खा लेते हैं, क्योंकि फिश एडिबल है, तो जो जो ऐसी
रेडियो एक्टिव वेस्ट कंटेन करने वाली फिश को भी खाते हैं हम, तो हमारी हेल्थ उनसे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट भी एक न्यूइसेंस है, और इसके कारण काफी ज्यादा हेल्थ हैजर्ड रिपोर्ट किए जाते हैं।